हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आपके पेपर से संबंधित चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास आपकी ये होने वाली है। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन निष्ठुर, दूसरा ऑप्शन निठुर, तीसरा ऑप्शन निर्दय और चौथा ऑप्शन कठोर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि करुण का विलोम क्या होता है। पहले प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठुर। आपको ये प्रश्न कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसीलिए आप इस पे स्टार बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे करुण का विलोम शब्द कठोर लगाएंगे। करुण का मतलब होता है कोमल और उसका विलोम लगाएंगे कठोर, तो वो गलत हो जाएगा। करुण का विलोम होता है निष्ठुर, जबकि हमारा कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा। यानी कि कोमल का विलोम जब कोई पूछेगा आपसे तब आप कठोर लगाएंगे। करुण का पूछता है तो आप लोग निष्ठुर पर ही सही उत्तर टिक करके आएंगे। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 5। तो भाषा हमारी हिंदी, उसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 प्रकार के शब्द हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चौथा प्रकार हमारा होता है विदेशज का। तो वो लिखने की जगह है नहीं, मैं छोटा छोटा लिखने का कोशिश करता हूं, अगर आ जाए तो। ये 4 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ पे आपको 5वां प्रकार जो होता है संकर शब्द, वो देखने को नहीं मिलता है। तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। सड़क पर रिक्शा खड़ी है, वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कर्ण कारक, दूसरा ऑप्शन कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन अपादान कारक और चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। सड़क पर रिक्शा खड़ी है, इस वाक्य में हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है वो में या पर विभक्ति यूज होती है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शुभारंभ में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दीर्घ संधि, दूसरा ऑप्शन विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन गुण संधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वृद्धि संधि। तो शुभारंभ में हमारी कौन सी संधि होगी। इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हो जाएगा शुभ और आरंभ। अब यहाँ पे हमारा शुभ और आरंभ संधि विच्छेद करने पर आ गया। अब भा को हम तोड़ेंगे तो भा में हमारा आधा भा और आ मिला हुआ होता है और प्लस हमारा बड़ा आ। और मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लासेस के दौरान, जब छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलता है तो वहाँ पर बड़े आ का निर्माण होता है, और जब छोटे से हम बड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ संधि हमारी शुभारंभ में दी गई होगी, और संधि विच्छेद करके मैंने आप सभी को बता भी दिया कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी के पास रखी वस्तु क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी के पास रखी हुई वस्तु को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन परवर्ती, दूसरा ऑप्शन बपौती, तीसरा ऑप्शन थाती, चौथा ऑप्शन वर्तिका। तो किसी दूसरे के पास जब हम अपनी कोई वस्तु रखते हैं उसको हम कहते हैं थाती। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थाती को आप लोग धरोहर भी कह सकते हैं।
धरोहर, जो हम कहते हैं हमारे माता पिता की धरोहर, यानी कि वो माता पिता की वस्तु हमारे पास रखी होती है, इसीलिए हम कहते हैं माता पिता की धरोहर। या आप लोग इसको एक और शब्द बोल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा अमानत। अमानत भी आप लोग इसको कह सकते हैं, धरोहर, अमानत या फिर थाती। इन तीनों में से आप कोई भी एक शब्द ऑप्शन में देखेंगे और सही उत्तर को लगा देंगे। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नाच नचाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन बहुत खुशी होना, दूसरा ऑप्शन तंग करना, तीसरा ऑप्शन खूब लाभ होना, चौथा ऑप्शन जोर की भूख लगना। तो नाच नचाना मुहावरे का अर्थ होता है तंग करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहते हैं हम उसको नाच नचाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। पहला ऑप्शन, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार जाएगा। दूसरा ऑप्शन, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था। तीसरा ऑप्शन, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया है। और चौथा ऑप्शन, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया रहा था। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि विगत वर्ष जो होता है वो पिछले वर्ष के लिए होता है, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है। यह हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था, यहाँ पे हमारा भूतकाल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। कृष्ण के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन काला, दूसरा ऑप्शन कौआ, तीसरा ऑप्शन अंधकार और चौथा ऑप्शन घना। तो बात कर लेते हैं कृष्ण के अनेकार्थी शब्द। यहाँ काला यानी कि उनके सामने रंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौआ, कौआ भी काले कलर का होता है, तो वो भी सही हो जाएगा। अंधकार यानी कि बिना प्रकाश के, तो वहाँ पर भी आपको हर वस्तु काले रंग की दिखाई देती है। लेकिन जो घना होता है वहाँ पर वस्तुएं आपस में बहुत पास पास में सटी हुई होती हैं, उन्हें घना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे हमारा जो घना शब्द है वो गलत दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुरभित सुंदर सुखद तुम पर लिख खिलते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। उपर्युक्त दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी पंक्ति में हमसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखते हैं सुरभित सुंदर सुखद तुम पर खिलते चरण कमल बंदो हरिराई, वो प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और सा वर्ण की आवृत्ति देखकर अनुप्रास अलंकार लगा देते हैं, जो कि गलत उत्तर होता है। हमसे पूछा है दूसरी पंक्ति में चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल, यहाँ पे हमारी तुलना की जा रही है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार के अंतर्गत आती है हमारी चरण कमल बंदो हरिराई। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको एक प्रश्न शुद्ध या फिर वर्तनी में या इस प्रकार के वाक्य में देखने को जरूर मिलेगा। पहला ऑप्शन, बेटी पराये घर का धन होती है। दूसरा ऑप्शन, बेटी पराये घर का धन होता है। तीसरा ऑप्शन, बेटी पराया घर का धन होती है। और चौथा ऑप्शन, बेटी पराया घर का धन होता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेटी पराये घर का धन होती है। ये हमारा शुद्ध वाक्य दिया गया है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 8। तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या होती है 9। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्टार बना लीजिए, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन समास, दूसरा ऑप्शन संधि, तीसरा ऑप्शन उपसर्ग और चौथा ऑप्शन प्रत्यय। तो यहाँ पर आपको देखना है, दो या दो से अधिक शब्द दिए गए हैं। दो या दो से शब्द जब मिलते हैं, अधिक शब्द जब मिलते हैं और नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वो होती है हमारी समास की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने समास की परिभाषा भी जब आपको पढ़ाई थी तो यही पढ़ाई थी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं।
जबकि संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं वहां पे हमारी संधि होती है। वर्णों के मेल को संधि, शब्दों के मेल को समास। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी नहीं होगी? पहला ऑप्शन वीणा, दूसरा ऑप्शन बाणी, तीसरा ऑप्शन पल्लव और चौथा ऑप्शन भारत भारती। तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत भारती सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, हमें बताना है कि उन्होंने कौन सी रचना की है। पहला ऑप्शन चाक, दूसरा ऑप्शन झूला नट, तीसरा ऑप्शन परिमल और चौथा ऑप्शन खुली खिड़कियां। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी परिमल जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बाकी कृतियां हमारी सैम पित्रोदा की हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। जिन संज्ञा शब्दों की गणना नहीं की जा सकती है उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वे होती है जो किसी जाति का बोध कराती है, इनकी गणना हो सकती है। भाववाचक संज्ञा हमारी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। भाववाचक संज्ञा हमारी केवल महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देता है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष के बारे में बताती है। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है, उसकी भी गिनती हम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। इप्सित का विलोम होगा। आपको इस प्रकार के नए शब्द विलोम शब्द में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अनीप्सित, दूसरा ऑप्शन कुनीप्सित, तीसरा ऑप्शन ईश्वर और चौथा ऑप्शन अनीश। तो इप्सित के विलोम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अनीप्सित इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनीप्सित होता है ईप्सित का विलोम। बहुत सारे बच्चे कुनीप्सित लगाते हैं जो कि गलत उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन अनुगामी, दूसरा ऑप्शन अनुग्रहित, तीसरा ऑप्शन अनाहूत और चौथा ऑप्शन अंतेवासी। तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होगा अनुगामी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुगामी हमारा पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हरिगीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन 14 पर, दूसरा ऑप्शन 16-12 पर, तीसरा ऑप्शन 18 और 10 पर, चौथा ऑप्शन 12 और 16 पर। तो हरिगीत का हमारा मात्रिक छंद होता है जो कि सम्मात्रिक होता है। तो यहाँ पर हमारा पहले और तीसरे में 16 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 12 मात्राएं, टोटल 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 16 और 12 पर यति होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन चंद्रवरदाई को, दूसरा ऑप्शन विद्यापति को, तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो को, चौथा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिल कोकिल हम कहते हैं विद्यापति को। यह प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? पहला ऑप्शन खुटियों पर टंगे लोग, दूसरा ऑप्शन जंगल का दर्द, तीसरा ऑप्शन क्या कहकर पुकारूं और चौथा ऑप्शन गर्म हवाएं। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया खुटियों पर टंगे लोग इस रचना के लिए। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न। पहला ऑप्शन भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन दंडी, तीसरा ऑप्शन बामन और चौथा ऑप्शन आनंद बर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे आनंद बर्धन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आनंद बर्धन ने ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांत का प्रवर्तक कहलाते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 21 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी
राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।